नमस्कार, हेलो। आज जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। उस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, अब तक हमने जो पढ़ा था वह था कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए, और हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा था। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का जो मेथड हम काम में लेते हैं उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। यह शब्द हमेशा याद रखना क्योंकि जब भी हम लोग किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो देखा होगा कि सबसे न्यूनतम जो पूर्णांक होता है उससे मल्टीप्लाई करते हुए, उससे नहीं होता है तो उसको हिट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, नया डालते हैं। 2 से शुरुआत करते हैं, 3 से करेंगे, 4 से करते हैं, इस टाइप से। तो इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। और हिट एवं ट्रायल मेथड जो है, इसके द्वारा नियम पता है, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कि क्रिया से पहले जितने अणु परमाणु होने चाहिए उतने क्रिया के बाद भी होना चाहिए था। जब हम लोग समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं तो पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में भी बताया जाता है। भौतिक अवस्था क्या है, और भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए हमने कहा था कि अब जो ठोस है उसके लिए ब्रैकेट में S का प्रयोग करेंगे, अगर द्रव है तो ब्रैकेट में L का प्रयोग करेंगे, अगर गैस है तो ब्रैकेट में G का प्रयोग करते हैं, और अगर पदार्थ का जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए हम लोग काम में लेते हैं AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन। यह तो हो गया उसकी भौतिक अवस्था को रिप्रेजेंट करना। अब इसके बाद में कुछ ऐसा भी होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में दाब में परिवर्तन होता है या दाब लगाया जाता है, उत्प्रेरक होते हैं, टेम्परेचर होता है, हीट करना होता है। तो उसको कैसे दर्शाते हैं? तो उसको दर्शाने के लिए हम तीर के निशान के ऊपर जो तीर का निशान बनाते हैं, तीर के निशान के ऊपर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम यहां पर करते हैं दाब को या ताप को, या फिर उसे गर्म किया गया नहीं किया गया। जैसे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर गर्म करने के लिए इसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर उत्प्रेरक का उपयोग हुआ है तो उत्प्रेरक को भी हम तीर के निशान के ऊपर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उत्प्रेरक, दाब और ताप जो भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है, उसे अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, उसे अगर हमें दर्शाना है तो हम लोग यहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे खूब सारे ऐसे उदाहरण आएंगे जिसके अंदर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा कार्बन मोनोऑक्साइड जल के कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करती है 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, तो यहाँ पर बनता है मेथेनॉल। अब इसे हमें संतुलित करना है। तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है। अब अगर हमें इसे संतुलित करना है तो क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन को हमें डबल करना है। डबल करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गई। अब कार्बन संतुलित, हाइड्रोजन संतुलित, ऑक्सीजन संतुलित। तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हमने देखा था कि यहाँ पर भौतिक की अवस्था को दर्शाया गया है, जो वायुमंडलीय दाब है इसको भी दर्शाया गया है, और इसे संतुलित भी किया गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग घर में बैठकर संतुलित करने के प्रयास करना अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। आज मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ क्वेश्चन डालूंगा, उसको अवश्य तुम लोग देख लेना। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसे अच्छी तरीके से देखना। परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचाननी है तो हम कैसे पहचानेंगे?
संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजित होना, जुड़ना। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में जब भी क्रिया करती है तो यहाँ पर बनता है जल H2O। यह होता है लिक्विड। इसे संतुलित करने के लिए इसके बाहर 2 लगाना पड़ेगा। तो यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक 2 है लेकिन बनने वाला पदार्थ जो है वो 1 है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं संयोजन। इन्हें कहते हैं संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें छोटे अणु मिलकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। अब अपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के खूब सारे उदाहरण यहाँ पर मौजूद है। इन उदाहरणों के द्वारा हम आसानी से इसको देख सकते हैं। एक उदाहरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। किस रूप में होता है? सॉलिड रूप में है। जब बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं, पुराने ज़माने में जब मकान बनते थे तो चूना मंगवाते थे, चूने के लिए एक होदी बनाते थे, मजदूर उसमें पानी डालता, फिर उसके अंदर चूना डालता, तो चूना डालने पर पानी उबलने लग जाता था। याद है? शायद तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ में क्रिया करवाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है चूने का पानी, इसे हम कहते हैं चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह है कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, जिसे हम कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। चूने की जो कली आती है उस कली को हम कह सकते हैं, आज भी पुराने घरों के अंदर चूने की वाइट वाश करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अपने घरों में जब ये प्रक्रिया की जाती थी, हमारे घरों के अंदर जब सफ़ेदी की जाती है तो चूने के पानी को दीवारों के ऊपर लगा दिया जाता है। अब ये चूने का पानी जो होता है सूखता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को धीरे धीरे क्या करता है? अवशोषित करता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में क्रिया करता है तो यहाँ पर बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस यहाँ पर बनता है पानी यानी वाटर। अब यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है यह सफ़ेद रंग का होता है। तो जहाँ पर हमने चूने के पानी का दीवारों के ऊपर लेप किया था वहाँ पर धीरे धीरे 5 से 7 दिन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बन जाती है जिससे हमारी दीवारें चमकने लग जाती है। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यह चूने का पत्थर का फॉर्मूला भी है। और मज़े की बात क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर यानी जो मार्बल हम अपने घरों में लगाते हैं उसका भी यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर यहाँ पर एक उत्पाद बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। संयोजन अभिक्रिया में हमने ये भी देखा है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो यहाँ पर ऊष्मा का भी निर्माण होता है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है, जल बनाती है, तो भी यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से ईंधन कार्बन जब ऑक्सीजन के अंदर जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है प्लस ऊष्मा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया याद रखनी है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रियाएं विभिन्न प्रकार की होती है जो ऊष्माक्षेपी हो सकती है। जैसे हमारे शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया, तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। यह ऊष्मा हमारे शरीर में ATP के रूप में संचित हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं संयोजन, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रियाओं के बारे में तो शायद अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब संयोजन अभिक्रिया में पदार्थ मिलकर एक बड़ा पदार्थ बनाते थे, तो क्या इसका उल्टा हो सकता है क्या? तो इसका उल्टा भी होता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं।
अब देखिए दूसरी प्रकार की क्रिया है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी अपघटनीय अभिक्रिया। वियोजन सबको पता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। इसमें कोई एक बड़ा पदार्थ अपने ही अणुओं के अंदर, अपने ही परमाणुओं में टूटता है, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एक अभिकारक होगा और बनने वाले उत्पाद दो या दो से अधिक होते हैं, तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण एक छोटा सा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, यह होता है चूने का पत्थर, खदानों से निकाला जाता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को निश्चित ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उसकी कमी में जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हम गर्म करते हैं, चूने के भट्टों में चूने के पत्थर को गर्म करते हैं, तो यहाँ पर मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह गैसियस फॉर्म में होती है, यह सॉलिड होता है और ये भी सॉलिड है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है अपने ही अवयव में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटा है, तो ये जो क्रिया होती है इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया के अंदर एक अभिकारक होगा और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक होंगे, यानी संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्रिया होती है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक अभिक्रिया होती है कि जैसे फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट के साथ में जल के 7 अणु इसमें क्रिस्टलीय जल के रूप में पाए जाते हैं, और ये फेरस सल्फेट होता है हरे रंग का होता है, अतः इसे कहा जाता है हरा कशिश। याद रखना है कि इसके साथ में यानी फेरस सल्फेट के साथ में जल के 7 अणु होते हैं। अगर हम इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फेरस सल्फेट बनेगा और सातों के सातों जल के अणु यहाँ से निकल जाते हैं। इस अवस्था में यह होता है फेरस सल्फेट और इसका रंग हो जाता है सफ़ेद, क्योंकि इसमें जो जल था वो जल यहाँ से वाष्पित हो गया है, निकल गया है। अगर हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करें, तो हमें कौन कौन से पदार्थ यहाँ पर प्राप्त होंगे, तो यह एक छोटा सा उदाहरण लेकर हम लोग देखते हैं कि फेरस सल्फेट को गर्म किया जाए, इसे तोड़ने का प्रयास किया जाए, तो क्या क्या प्राप्त होता है। तो फेरस सल्फेट हरा कशिश जिसको हमने गर्म किया था, इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है Fe2O3, यानी यह होता है आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पर Fe2O3 प्राप्त हुआ है, प्लस यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। अगर इसे हमें संतुलित करना है तो इसके आगे सपोज 2 लगा दें, तो 2Fe Fe2, सल्फर 2 है, एक और एक 2 है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 + 2 5 और 3 8, यानी अब ये समीकरण संतुलित हो गया। और इसका भौतिक अवस्थाओं को देखेंगे तो यहाँ पर सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड है, यह गैसियस फॉर्म है और ये गैसियस फॉर्म है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक जटिल पदार्थ अपने से सरलतम अणुओं में, 2 या 2 से अधिक सरलतम अणुओं में टूटा है, तो इसे हम कहते हैं वियोजन। अब आती है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के प्रकार यहाँ पर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि वियोजन क्रिया के प्रकार। सबसे पहला है तापीय अपघटन या वियोजन। अभी तक हमने जितने भी उदाहरण देखे हैं जिसमें ऊष्मा के द्वारा किसी एक पदार्थ को तोड़ा जाता है उसके सरलतम अणुओं में, तो इसे कहा जाता है तापीय अपघटन। अभी हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं ये सारे उदाहरण इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, उसे हम कहते हैं विद्युतीय अपघटन या कहते हैं विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया विद्युत की उपस्थिति में होती है। जैसे हमारे पास में एक वोल्टामीटर है, एक उपकरण है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए, यहाँ पर यह पूरा कांच का बना हुआ है, इसको पूरा पानी से भर देते हैं, इसको बैटरी से और कुंजी से जोड़ देते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये होगा इसका प्लस है, तो ये होगा एनोड और ये होता है कैथोड। अब इसके ऊपर हम पानी से भरी हुई 2 परख नलियों को उल्टा करके यहाँ पर रख देते हैं। ये दोनों परख नलियाँ पानी से भरी हुई है और यहाँ पर कुंजी लगाकर इलेक्ट्रिसिटी चालू करते हैं।
तब हम क्या देखते हैं कि इनके इलेक्ट्रोड से बुलबुले निकलते हैं, जिसके कारण यहाँ पर गैस इकट्ठा होती है और ये गैस धीरे धीरे इन परख नलियों के अंदर भरती रहती है। पहली परख नली जो कैथोड पर होती है, जब ये पूरी की पूरी खाली हो जाती है तब तक दूसरी परख नली जो होती है आधी होती है, क्योंकि पहली परख नली जो कैथोड पर लगी हुई है इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, यानी यहाँ पर जल का वैद्युत अपघटन होता है। तो जल के वैद्युत अपघटन के कारण यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। इसको संतुलित करना है तो इसको आगे 2 करना पड़ेगा, यानी जल का जब अणु टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। अतः यहाँ पर 2 परख नलियाँ जब हाइड्रोजन से पूरी खाली हो जाती, भर जाएगी, तब यहाँ पर 1 परख नली ऑक्सीजन के भरी जाती है। तो यहाँ पर होता है विद्युत की उपस्थिति में, अतः इसे कहते हैं वैद्युतीय अपघटन। तीसरी अभिक्रिया जो अपघटन यानी वियोजन की है वह होती है प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय अपघटन होता है सिल्वर के हैलाइड्स में, जिनका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेटों के अंदर किया जाता है। प्रकाशीय अपघटन यानी प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अपने ही अवयवों के अंदर टूटना, जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो यह प्रकाश सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ देता है सिल्वर में यानी चांदी में और ब्रोमीन गैस में। इसे संतुलित करना है तो इसके आगे 2 लगाना है। यह सॉलिड है, यह सॉलिड होगा और यह लिक्विड टाइप होता है, ब्रोमीन लिक्विड होती है। इसी प्रकार से AgCl तो बनता है सिल्वर प्लस बनती है क्लोरीन, इसको संतुलित करना है इस प्रकार से। तो इन अभिक्रियाओं का प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है तो इसे कहते हैं प्रकाशीय अपघटन और इनका उपयोग फोटोग्राफिक प्लेट्स के अंदर किया जाता है। हालांकि आज हमने जो पढ़ा है बहुत ही सरल है। इसमें हमने मुख्यतः 2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। पहली अभिक्रिया थी संयोजन, दूसरी होती है वियोजन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। संयोजन में 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरलतम अणुओं के अंदर बदलता है, यानी 1 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं सरल है, इनको हम आसानी से कर सकते हैं।